जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका थर्ड चैप्टर है विज्ञान विषय का, धातु एवं अधातु में। धातु एवं अधातु में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। पहले वीडियो में आपने देखा था धातु और अधातु, उनके गुण, और कार्बन के अपर रूपों के प्रकार में हमने 3 प्रकार बताया था। पहला था हीरा, दूसरा था ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये 3 प्रकार के जो है कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हीरा। हीरा एक महत्वपूर्ण कार्बन का अपर रूप है जिसमें सभी कार्बन परमाणु, हीरे में सभी कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जो है जुड़े होते हैं। हीरे का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और एक दूसरे से प्रबलता पूर्वक जुड़ा रहता है, जिससे जो है हीरा अभी तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, जिसकी ऊष्मा और विद्युत की चालकता जो है नगण्य होती है। मतलब हीरा जो होता है वो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कार्बन के सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये चारों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कार्बन की जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी न किसी कार्बन परमाणु से जो है सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिससे जो है ये इनकी संयोजकता पूरी हो जाती है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी जो है वह विद्युत का चालन करेगा या ऊष्मा का चालन करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन परमाणुओं के साथ व्यस्त रहता है, जिसके कारण इसमें कोई भी हलचल या किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं होता है। इसका उपयोग जो है गहने बनाने के लिए किया जाता है और कांच के को काटने के लिए जो है हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे दी हुई संरचना से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना एक दूसरे से जुड़ी होती है। दूसरा हमारा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपर रूप है जो कि अभी तक ज्ञात सबसे चिकने पदार्थों में जो है एक है। ग्रेफाइट जो होता है यह सबसे चिकना पदार्थ होता है और फिसलनशील होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जबकि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, जिसके कारण ये जो है उस विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। क्योंकि इसमें जो है 3 कार्बन परमाणु क्या होता है, कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एकदम से मुक्त होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी इसमें इस इलेक्ट्रॉन के मुक्ति के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता रहता है। तो इस प्रकार से यह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में और नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में किया जाता है।
इसका उपयोग पेंसिल बनाने और नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। फुलेरिन जो होता है, फुलेरिन कार्बन का बहुत ही महत्वपूर्ण अपर रूप होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 5 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर क्या बनाते हैं, पंचभुजी संरचना बनाते हैं। पंचभुजी संरचना बनाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़कर के एक पिजड़े का आकार बनाता है। फुलेरिन का सबसे सरल अणु जो होता है वो बकमिनिस्टर, जिसका प्रत्येक अणु कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कार्बन 32, कार्बन 50 आदि जो है, आदि प्रकार के फुलेरिन पाए जाते हैं। फुलेरिन की संरचना आप आगे जो है इस चित्र के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। अब आगे हम धातुओं के कुछ गुणों की बात कर लें तो धातु जो है धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो हमारा कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम जिंक की अभिक्रिया करा दें तो हमारा जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अब हम देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ये धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और इनका यह गुण क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड का गुण कहलाता है। मतलब ऐसे ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और ये दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो इनका गुण क्या कहलाता है? उभयधर्मी का कहलाता है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
पोटेशियम अति क्रियाशील धातुएं हैं। ये अगर इनको हम खुले में छोड़ दें, अगर हम इनको खुले में छोड़ देते हैं तो यह वायु में उपस्थित मॉइस्चर से अभिक्रिया करके ये ब्लास्ट कर जाती है। ये जो है मॉइस्चर से अभिक्रिया करके क्या कर जाती हैं, ब्लास्ट कर जाती हैं। इसीलिए इन्हें जो है केरोसिन ऑयल में भिगाकर या डुबाकर जो है रखा जाता है, जिससे यह जो है मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया न करे और यह प्रकृति में बनी रहे। ये चूंकि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये बहुत ही जो है अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अब हमारा है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें विस्थापन के प्रयोगों के उपरांत धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया। इस अवरोही क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को विस्थापन के प्रयोगों के उपरांत उनके क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने के बाद जो श्रेणी प्राप्त हुई उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उसके मध्य में मध्यम क्रियाशीलता की धातुएं और सबसे अंत में जो है सबसे कम क्रियाशील धातुओं को रखा गया है, जो कि इस प्रकार है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये जो है हमारी सक्रियता श्रेणी है, जो कि ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे क्रियाशील धातुएं, सबसे क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील। इससे यह श्रेणी क्या कहलाती है? यह श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब धातुओं तथा अधातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं तथा अधातुओं की क्रियाशीलता को हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो होता है, जिन तत्वों के
जिन तत्वों के बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके बाह्य कोश में क्रमशः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धात्मी होती हैं। और जिनके बाह्य कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अधात्मी होती हैं। और जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उपधात्मी होती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान दें कि कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ये तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी क्रियाशीलता क्रमशः जो है घटती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो जल्दी से जो है इलेक्ट्रॉन दान करके या अपने अष्टक को पूरा कर लेगा, और 5 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। इसकी क्रियाशीलता जो है इससे कम होगी और इसकी क्रियाशीलता इससे कम होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। इसी प्रकार से 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जिनके बाह्यतम कोश में होता है, वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करें। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, फिर इसकी क्रियाशीलता इससे अधिक होगी और इसकी क्रियाशीलता इससे अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम जो क्रियाशीलता को हम जो है समझ सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोडियम क्लोराइड में NaCl में सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 2, 8, 1, इनका हो जाएगा 2, 8, 7। सामान्य तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इनका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखिए इनका बाह्यतम कोश तीसरा है, इनका भी बाह्यतम कोश तीसरा है। इनको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह यदि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो यह अभिक्रिया करके सोडियम जो है इस क्लोरीन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और तुरंत अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को तुरंत इसको दे देता है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है और अपना अष्टक ये पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह क्या बनाता है, NaCl बनाता है, और सोडियम अति शीघ्रता से अभिक्रिया करके ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस प्रकार से धातुएं बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं, और जैसे जैसे इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।